लास्ट लेक्चर में अपन ने सीपीएम मेथड देखा था, क्रिटिकल पाथ मेथड। और क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर में हमने अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए थे। और उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू मेथड, जिसका नाम है सीपीएम के बाद में पर्ट। रिव्यू रिव्यू टेक्निक होना चाहिए, यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसलिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो पीईआरटी बनता है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होना चाहिए यहाँ पर। सो ये जो है टेक्निक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट मेथड। कई बार प्रोजेक्ट में जैसा कि हमने सीपीएम के अंदर में देखा कि एक्चुअली वहां पर हमारे को डायरेक्ट कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का कंप्लीशन वहां पर टाइम दिया हुआ था, ड्यूरेशन डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ था। तो एक्चुअली कई बार स्टार्टिंग में हमारे सामने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं रहती है कि हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितने ड्यूरेशन के अंदर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमारे को उस टाइम पर तीन अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स हमारे निकालने पड़ते हैं, तीन अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स वहां पर हमारे पास में रहते हैं। उन तीन अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम। ये तीन टाइम कुछ ऐसा समझ सकते हो कि भाई कोई भी पर्टिकुलर टास्क कम से कम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो अपन उसको बोलेंगे कि दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब कम से कम कितने दिन में तुम वो काम कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में वर्स्ट कंडीशन में कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऐसा समझ सकते हो उसको बोल रहे हैं पेसिमिस्टिक टाइम। और ऑन एन एवरेज जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन से कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, तो दैट इज द मोस्ट लाइकली टाइम। तो हमारे जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन थे उस एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन को हमने यहाँ पर तीन पार्ट के अंदर में डिवाइड कर दिया है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम। तो पर्ट के अंदर में जो टाइम एस्टिमेट्स रहेगा वो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन ना देते हुए हमारे को तीन टाइम एस्टिमेट्स अलग अलग मिलते हैं। अब यहां पर हमारे सामने जो नई चीज रहेगी, नया कैलकुलेशन जो रहेगा, वो केवल इतना है कि हमारे को जो तीन टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं इस पर से हमारा ड्यूरेशन निकालना है, जिसको हम यहां पर टीई बोलेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम बोलेंगे। पर्ट के अंदर में जो कुछ भी हमारा जो टाइम कैलकुलेशन होता है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बेस पर होता है, इसकी वजह से यहां पर हर चीज के सामने एक्सपेक्टेड वर्ड लगाया जाता है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड क्रिटिकल पाथ, यहां पर हर जगह पर हर जगह जो वर्ड आएगा वो एक एक्सपेक्टेड वर्ड सामने हमारे को लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे को तीन टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं तो इन तीन टाइम एस्टिमेट से हमारे को जो ड्यूरेशन चाहिए, जो अपने सीपीएम के अंदर में यूज किया हुआ था, उस तरीके का ड्यूरेशन अगर हमारे को रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है टीई इक्वल टू टीओ प्लस 4 टाइम्स टी एम प्लस टीपी। मतलब मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम जो रहेंगे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम और जो पेसिमिस्टिक टाइम रहेगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट, और मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ये टोटल ऊपर हो रहा है 4 और 2 6, इसलिए डिवाइडेड बाय 6 करके यहाँ एक एवरेज निकाला जा रहा है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीई। और ये जो टीई है इसको कई बार ईटी भी लिखते हैं ऐसा। ये ईटी जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, या इस तरीके से लिखो, दोनों तरीके से लिखा जाता है। और ये हमारा ड्यूरेशन हो गया जो हमने यूज किया था सीपीएम मेथड के अंदर में। तो ड्यूरेशन हमारे को जो चाहिए वो इस तरीके से यहां पर हमारी ड्यूरेशन निकलेगी। इसके अंदर में एक और कैलकुलेशन कई बार करने को बोला जाता है जिसका नाम है वेरिएंस निकालो। तो हमारे को वेरिएंस निकालने के लिए ये सिग्मा स्क्वायर का एक फॉर्मूला यहां पर लगेगा। वेरिएंस तुम लोगों ने स्टैटिक्स वाले पेपर के अंदर में सीखा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में एक पेपर था तुम लोगों को, उसके अंदर में नहीं भी सीखा है तो सिंपल फॉर्मूला है टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, दैट इज वेरिएंस। मतलब कितना डेविएशन है तुम्हारा पर्टिकुलर कंप्लीशन टाइम के अंदर में, वो डेविएशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उसके लिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एडिशनल काम सीपीएम मेथड से पर्ट मेथड के अंदर में केवल ये दो फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले लगा करके हमारे को टी की वैल्यू या ईटी की वैल्यू प्लस हमारे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर जो ईटी या टी हमने कैलकुलेट कर लिया उसको एज ए ड्यूरेशन ट्रीट करेंगे, और आगे का प्रॉब्लम सीपीएम के जैसा पूरा का पूरा कंप्लीट वैसा ही सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हम जो अभी हमारे सामने है इसको हम ले रहे हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे को जो टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटीज दिए हुए हैं, जॉब हमारे को 1 to 2, 1 to 6, 2 to 4, 3 हमारे को एक्टिविटीज जैसा सीपीएम में रहता था वैसा ही दिया हुआ है। और यहाँ पर ड्यूरेशन ना देते हुए हमारे को तीन टाइम ड्यूरेशन अलग अलग दिए हुए हैं। इन तीन टाइम ड्यूरेशन को यूज करके हमने सबसे पहले हमारी टीई और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज को निकालना है।
तो इसके लिए तुम्हारे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यूज तुम्हारे सामने शो कर दिए। यहाँ पर जो 7 ये पहली वाली वैल्यू निकाली गई है, ये 7 वैल्यू निकाली गई है 3 प्लस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाय 6 से। इस तरीके से तुम्हारे को वैल्यू निकालना है, तुम ट्राई करके देख सकते हो, ये एक एक वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। पहली वाली वैल्यू को सीधा प्लस बीच वाली वैल्यू जो मोस्ट लाइकली वैल्यू रहेगी उसको 4 से मल्टीप्लाई और पेसिमिस्टिक टाइम एज इट इज डिवाइडेड बाय 6। यहां से ये वैल्यूज हमारे को सबसे पहले निकालना है। और सिग्मा स्क्वायर के लिए टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू निकालना है। तो यहाँ की जो वैल्यू ये 4 निकली हुई है, ये आ रही है तुम्हारी टीपी है 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर से। 15 माइनस 3 हो जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए ये 4 वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आई है। तो हमारे को ये टीई की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हमारे को निकालने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप जो पर्ट मेथड के अंदर में पहला स्टेप जो नया आ रहा है वो ये है कि हमारे को टीई की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? टीई और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज आने के बाद में अब ये जो टीई हमारे पास में रहेगा, इसको हमने आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना है। तो हमारा जो आगे का काम रहेगा वो कैलकुलेट करने के टाइम पर हम यहां पर आगे के लिए ये टेबल कंटिन्यू करेंगे। हमारे को जॉब एक्टिविटीज दिया हुआ है और टीई का जो हमारे पास में कॉलम है वो हमने हमारे टेबल में से टीई का कॉलम निकाल लिया या ईटी भी बोल सकते हो उसको, और उसके बाद में जॉब, और इस पर से आगे हमारा पूरा का पूरा सीपीएम मेथड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टेबल आ गया और ये टेबल से पूरा का पूरा डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बनाने के बाद में हमारे को जो टाइम ड्यूरेशन हम निकालते थे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वगैरह फिर फिनिश टाइम वगैरह, वो पूरे कैलकुलेट करना है। और ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ के जो टाइम एस्टिमेट्स निकले हुए हैं उसकी जाकर के फाइनली एंट्री यहाँ पर जाकर के करना है। सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल एक्टिविटीज, सब चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। केवल नया टास्क यहाँ पर हमारे पास में टीई और ईटी का कैलकुलेशन एंड सिग्मा स्क्वायर का कैलकुलेशन रहेगा। एक और एडिशनल क्वेश्चन इसके अंदर में बोला जा सकता है कि वेरिएंस निकाल करके बताओ। तो यहां पर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज रहेंगी उनके वेरिएंस हमारे को टोटल करके निकालना पड़ता है, मतलब सिग्मा की वैल्यू हमारे को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे को जरूरत पड़ती है, कभी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहां पर से सिग्मा स्क्वायर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर आ रहे होंगे वो वैल्यूज को हमारे को यहाँ पर यूज करना है। जैसे 1 to 2, 2 to 3, तो यहां पर 1 to 2 वाला, 2 to 3 वाला, ये वैल्यूज को हम यहां पर ऐड करते हुए जाएंगे और अंडर रूट निकालेंगे उसको। 3 to 5 एंड 5 to 8, 3 to 5 एंड 5 to 8, इनका टोटल एंड अंडर रूट कर देंगे तो हमारा जो क्रिटिकल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वहां पर निकाला जा सकता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। जहां तक है नहीं पूछते हैं, अगर आया भी तो एक आध मार्क के लिए रहता है, वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस इतना नया काम इसके अंदर में करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर सेम है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक, पर्ट मेथड। तो तुम चाहो तो प्रॉब्लम लो कॉपी पर और स्टार्ट हो जाओ, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर करते हो। एक प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व करके देख लो। सॉल्व द फॉलोइंग पर्ट नेटवर्क, ऐसा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पर्ट नेटवर्क। एग्जाम के लिए कैलकुलेटर जरूर लेकर के जाना। कुछ जगह पर छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं जिसमें कैलकुलेटर की तुमको जरूरत पड़ेगी। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर रहे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर सीपीएम की प्रैक्टिस तुमने अच्छे से करी हुई है तो तुम्हारे को पर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोनों मिला करके एक 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, कोई भी आइदर सीपीएम और पर्ट 13 से 14 मार्क का एक क्वेश्चन आता है आइदर और में। दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं यहाँ पर टीई और सिग्मा स्क्वायर के, ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है और बहुत ही आसान है वो फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूले यूज करके जो वैल्यू हमारे को टाइम के दिए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम, इनको यूज करके हम दो कॉलम्स तैयार करेंगे बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। हमारा ये टेबल आएगा, पुराना वाला टेबल कंटिन्यूशन में चल रहा है, दो कॉलम्स केवल बढ़े हुए हैं। फर्स्ट 4 कॉलम्स सेम है जो पुराने टेबल के अंदर में थे, जो प्रॉब्लम में गिवन थे। जॉब, टीओ, टीएम एंड टीपी। टीओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीएम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम एंड टीपी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। पार्ट में हमारे को दो टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमारे 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं तो। पहला टेबल टीई और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। कई बार टीई और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट्स में भी आ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर में, तो वहां डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करके लेना।
ज्यादा बड़ी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के एक पॉइंट तक राउंड ऑफ करके वैल्यू को ले लेना है। अगर वैल्यूज पॉइंट्स में आ रहे हैं तो ओनली 1 पॉइंट इज सफिशिएंट, क्योंकि जितने पॉइंट्स की वैल्यूज तुम लेंगे उतना कैलकुलेशन हार्ड होता जाएगा। आ गए सभी के टी और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज? कोई डाउट है किसी को? ये वैल्यूज आने के बाद में अब इस टेबल पर से डायग्राम बनाना है, क्योंकि हमारे को टीई की मेन जरूरत है। तो कैलकुलेट होके आया है वो टीई और जॉब्स, इसको लेकर के हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेटवर्क डायग्राम हमने सीपीएम मेथड के अंदर में देखा था किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है उसके अंदर में, ऑलरेडी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से 2 का एक एरो चाहिए तो 1 से 2 ये हो गया, 1 से 6 चाहिए तो ये 1 से 6 हो गया, 2 से 3 चाहिए तो 2 से 3 ये है, फिर 2 से 4 भी चाहिए तो 2 से 4 ये है, 3 से 5 चाहिए तो 3 से 5 ये है, 4 से 5 चाहिए तो ये 4 से 5 है, उसके बाद में 6 to 7 चाहिए तो 6 to 7 एंड 5 to 8 ये 5 to 8 एंड देन फाइनली 7 to 8। ये एरोज इस तरीके से बना करके तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम के ऊपर ये जो लिखे हुए हैं ये हमारे टीई की वैल्यूज हैं जो हमने निकाले हुए हैं ऑलरेडी। ये हमारे टीई की वैल्यूज हैं जो हमने टेबल पर से यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद में हम हमारे टीई की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। टीई की वैल्यू पहले 0 हो गई, प्लस 7 किया तो यहाँ 7 आ गया। सीपीएम मेथड के अंदर में जो कैलकुलेट किया था सेम तरीके से। उसके बाद में 7 प्लस 14 21 हो गया, 7 प्लस 5 12 हो गया। यहां पर दो रास्ते से पहुंच रहे हो तो बड़ा वाला हमने चेक करना है। 12 और 7 हो रहा है तुम्हारा 19, और इधर 21 और 11 हो रहा है 32, इसलिए हमने यहां पर बड़ा वाला 32 लिखा हुआ है। इधर 6 ऐड किया तो यहाँ 6 आ गया, 11 ऐड किया तो 11 प्लस 6 हो गया 17, और यहां पर फिर से दो रास्तों से पहुंच रहे हो तो बड़ा वाला 32 प्लस 4 हो रहा है 36, और ये 17 प्लस 18 हो रहा है 35, तो 36 बड़ा वाला हमने यहां पर लिखा। जिस रास्ते से हमको ये 36 बड़ी वैल्यू मिली है उसको हाईलाइट किया गया है, जिसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो यहां पर क्रिटिकल पाथ, जो लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा वो क्रिटिकल पाथ हो गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 8 ये क्रिटिकल पाथ है। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा 36 हो गया है। जो लास्ट में यहां जो वैल्यू आई है दैट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ये 36 को यहां पर कॉपी किया है टीएल में, और अब रिवर्स डायरेक्शन में यहां से वापस 1 तक जाएंगे और अब माइनस करते हुए जाएंगे। तो 36 माइनस 4 32, 36 माइनस 18 18, 18 माइनस 11 इज 7। इस तरीके से माइनस करते हुए जाना है। अगर कहीं दो रास्तों से पहुंच रहे हैं तो छोटा वाला पाथ लेना है। 32 माइनस 7 25, 25 माइनस 5, और इधर से 32 माइनस 11 21। यहां पर दो रास्तों से पहुंच रहे हो तुम, तो इस टाइम पर तुम्हारे को दोनों चेक करना है। दोनों में से जो भी यहां पर एक ये पाथ है वापस आने का और एक ये पाथ है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। सो 21 माइनस 14 7 है, यहाँ 25 माइनस 5 20 है, तो यहाँ छोटा वाला वैल्यू हमने 7 कंसिडर किया है। तो जहां पर भी दो रास्तों से पहुंच रहे होंगे तो वहां से छोटा वाला पाथ कंसिडर करना है वापस आने के टाइम पर। और यहां पर भी 0 7 माइनस 7 की वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ इधर तुम्हारे को 7 माइनस 6 1 आएगा, तो 0 छोटा वाला वैल्यू लेके चलना है। जाते समय बड़ा और आते समय छोटा, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीपीएम के अंदर में सीख चुके हैं। सीपीएम के अंदर में तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, और उस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये हमने वैल्यूज निकालना है और टेबल के अंदर में डायग्राम के अंदर में ये वैल्यूज निकाले जाएंगे। अब ये जो डायग्राम आ गया है इस पर से बचे हुए टाइम एस्टिमेट जो हमने सीपीएम में किए हुए थे वो एज इट इज यहां पर परफॉर्म करना है। ईएसटी हमारा ये टीईए वाली वैल्यू है, एलएफटी ये हमारी टीएल वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारी निकाली गई है ईएसटी प्लस ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन मतलब टीई, और ये वाली वैल्यू निकाली गई है एलएफटी माइनस ड्यूरेशन से।
ये भी काम हमने सीपीएम वाले मेथड में ऑलरेडी किया हुआ था। सेम यहां पर EST स्टार्ट टाइम वाली वैल्यू लिखना है, तो स्टार्ट वाले वैल्यूज ये हैं, ये यहां पर हमारे को जो दिखाई दे रहे हैं ये स्टार्ट वाले वैल्यूज हैं। तो स्टार्ट वाले का हमने EST मतलब TE वैल्यू लिखना है। तो 1 वाले के लिए 0 है, यहां से देख रहे हैं हम, तो ये 0 यहां लिखा, ये 0 यहां लिखा 1 के लिए। 2 के लिए डायग्राम के अंदर में देखेंगे तो ये यहां से दिखाई दे रहा है 7, तो 2 के लिए दोनों 7 वैल्यूज हो जाएंगे। 3 के लिए हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है 21, तो यहाँ पर हम 21 की एंट्री करेंगे। 4 के लिए हमारे को दिखाई दे रहा है 12, तो हम यहाँ 12 की एंट्री करेंगे। 6 के लिए हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6, और 5 के लिए दिखाई दे रहा है 32, एंड 7 के लिए दिखाई दे रहा है 17। उसके बाद में इसमें प्लस ड्यूरेशन करके, मतलब टी की वैल्यू को प्लस करके यहां लिख देंगे, तो ये वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। फिर LFT निकालने के टाइम पर फिनिश, ये फिनिश वाला है, ये वाली जो वैल्यू है ये फिनिश है, F वाली वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू स्टार्टिंग वाली रहती है ये S वाली वैल्यू है। तो फिनिश वाले के लिए 2 का TL, 2 का TL है 7, 6 का TL है 7। तो हमने यहां से देख करके TL की वैल्यूज को फिनिश वाले के लिए 2 के लिए, 6 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये हमने LFT की वैल्यूज को लिखना है। LFT की वैल्यू आने के बाद में हम LFT माइनस ड्यूरेशन परफॉर्म करके ये वाले कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद में फ्लोट हमारे दोनों स्टार्ट टाइम LST माइनस EST या फिर LFT माइनस EFT से निकालेंगे। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्लोट के लिए। फ्लोट हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए 0 आएगा। ये सारी चीजें हमने सीपीएम मेथड के अंदर में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं। सो 1 to 2 क्रिटिकल एक्टिविटीज जो भी रहेंगे, जो डार्क एरोस के साथ में तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है सब। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज के वैल्यू हमेशा 0 आने वाले हैं। तो ये टाइम एस्टिमेट्स निकालने के बाद में हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो PERT मेथड के अंदर में केवल एडिशनल कैलकुलेशन जो है वो हमारा टीई का वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। बाकी पूरा का पूरा सीपीएम है। अगर सीपीएम की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो PERT ऑटोमेटिकली फटाक से तुम सॉल्व कर पाएंगे, कोई नया नहीं है इसमें काम। PERT के प्रॉब्लम्स अलग अलग वेराइटीज में देखने को मिलते हैं। अभी एक प्रॉब्लम तुमने देखा जिसके अंदर में टेबल के अंदर में हमारे को वैल्यूज दिए हुए थे। अगले प्रॉब्लम के अंदर में तुम्हारे को PERT का एक प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारे सामने है, और इसके अंदर में हमारे को टाइम एस्टिमेट्स वहां पर एरोज के ऊपर डायग्रामेटिक फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहां पर पहली वाली वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू रहेगी, दिस इज TO। बीच वाली वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा TM रहेगा, और जो लास्ट वाला वैल्यू रहेगा वो हमेशा TP रहेगा, पेसिमिस्टिक टाइम। सो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम, ये टाइम इस तरीके से यहाँ पर हमको डैश डैश करके दिए हुए हैं। तो इस पर से हमने हमारा टेबल बनाना है, फॉर्मूला लगाना है, टी की वैल्यू निकालना है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और आगे का पूरा कैलकुलेशन वैसे ही करना है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम पूछने के लिए एक अलग तरीके से डायग्राम के ऊपर एरोस पर इस तरीके से हमारे को लिखे हुए मिल सकते हैं। तो इसमें भी करना वही है। हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम की वैल्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज होती हुई रहेंगी। इक्वल भी हो सकते हैं तीनों, लेकिन कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है वो 13 है और पेसिमिस्टिक टाइम 5 है, ऐसा कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या है, कम से कम टाइम में काम होना, और पेसिमिस्टिक टाइम का काम क्या है कि वर्स्ट केस में कितना टाइम ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो कभी भी वर्स्ट टाइम जो रहने वाला है वो ज्यादा ही रहने वाला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम से, हमेशा ये ध्यान रखना। तो लेकिन अगर गलती से दे भी दिया तो तुमने तुम्हारा दिमाग ना लगाते हुए जो फॉर्मूला दिया हो उससे सॉल्व कर डालना, लेकिन एक जस्ट आइडिया तुम्हारे को बता रहा हूं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमेशा पेसिमिस्टिक टाइम से लेस देन इक्वल टू की कंडीशन के अंदर में रहेगा। पेसिमिस्टिक टाइम इनके बीच में हमेशा लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रहता है, हमेशा इनके बीच में लेस देन इक्वल टू का रिलेशन रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे छोटा और पेसिमिस्टिक टाइम सबसे बड़ा रहेगा। लेस देन इक्वल टू भी पॉसिबल है, इसलिए इक्वल भी अगर वैल्यूज रहे तो लोड लेने का काम नहीं है, इक्वल भी चलता है। यहां पर पॉइंट में भी वैल्यू दी हुई है 4.5, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे को यहां पर 4.5 दिया हुआ है मोस्ट लाइकली टाइम,
फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, उसमें से टी की वैल्यू निकालो। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम पूछने के लिए बाकी सारी चीजें देखो, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, लेटेस्ट अलाउबल टाइम इवेंट ऑफ द सब टाइम एस्टिमेट्स निकालना है, सिलेक्ट टाइम मतलब फ्लोट निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है, अर्लीस्ट टाइम, टाइम एस्टिमेट्स दोनों। हमको कुछ भी पूछा जाए, तुमको दिखा के ये पर्ट नेटवर्क को सॉल्व करना है, तो जो कुछ हमने किया हुआ था वो सब उसमें करना है। टी भी निकालना है, सिग्मा स्क्वायर भी निकालना है, फिर उस पर से डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, डायग्राम पर से हमारे को फिर पूरे के पूरे टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करना है, टी और टीएल, उसके हिसाब से टेबल फिर से रिड्रॉ करना है। एक और प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स नोट्स के अंदर में सॉल्व मिल जाएंगे, क्योंकि सीपीएम ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, इसलिए मैं सॉल्व करके अभी आ नहीं ले रहा। प्रॉब्लम्स की वेराइटीज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। एक और ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर में हमारे को ऑलरेडी ईटी की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है, मतलब झंझट ही नहीं रखा उन्होंने। तुम्हारे को ऑलरेडी ईटी की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेटेड है डायग्राम के अंदर में। हर एक्टिविटी के ऊपर ऑलरेडी तुम्हारा ईटी की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू डायग्राम में दी हुई है। तो सिंपल सीपीएम हो गया ये प्रॉब्लम। ऑलरेडी हमारे को ईटी की वैल्यू दी हुई है, तुमको ज्यादा कुछ लोड लेना ही नहीं है, मतलब तुम्हारे को वो जो फॉर्मूला ईटी का और सिग्मा स्क्वायर का लगा रहे थे वो लगाने का काम ही नहीं है। हमने इसको सिंपली हमारे टेबल में लेना है, प्रॉब्लम को सीपीएम के जैसा सिंपली सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी इसके अंदर में करने का काम नहीं है। वही यहां पर टाइम एस्टिमेट्स करने को बोले हैं, जो टाइम एस्टिमेट्स हमारे पिछले प्रॉब्लम में थे। सिलेक्ट टाइम निकालने को बोला है, क्रिटिकल पाथ निकालने को बोला है। कई बार सिग्मा स्क्वायर नहीं भी दिया रहता है, डायरेक्ट ईटी की वैल्यू ही केवल दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम कहने के लिए पर्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्टिविटी, और उसके अंदर में लिखा है ड्रॉ द पर्ट नेटवर्क। कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं है, हमको पर्ट नेटवर्क बोला है। पर्ट और सीपीएम में कोई फर्क नहीं है, पर्ट और सीपीएम एक ही है। जब तक कि तुम तीन टाइम एस्टिमेट्स अलग अलग नहीं दो, तब तक उनके सॉल्व करने का तरीका अलग अलग नहीं रहेगा। अगर टाइम एक ही दिया हुआ है तो सीपीएम के जैसे ही सॉल्व करना है। तो भले ही वो कहने के लिए पर्ट है, डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पर ईटी दिया है, मतलब ईटी इज योर ड्यूरेशन, सिंपल ड्यूरेशन करके उसको कंसीडर करो, और बाकी का पूरा काम वैसा का वैसा ही कंप्लीट करना है जैसा सीपीएम के अंदर में कर रहे थे। तो कहने के लिए पर्ट के अंदर में, नहीं तो तुम बोलेंगे सर इसमें तो तीन टाइम दिए ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईटी दिया है, ईटी इज द कैलकुलेटेड टाइम, जो ऑलरेडी हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईटी हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। हमारे को बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीपीएम के जैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स अलग अलग वेराइटीज के हो सकते हैं। नोट्स के अंदर वैसे सारे प्रॉब्लम सीपीएम एंड पर्ट के सॉल्व कर डालो। इसके अंदर में एक आध जगह में तुम्हारे को नोट्स के अंदर में प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। अगेन प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन अभी सिलेबस में से हमारे कट हो गया है, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम्हारे को अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर गलती से सब क्वेश्चन आया भी तो वो हार्डली सब पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, तो एक दो मार्क का रहेगा, तो वो उतना पार्ट छोड़ देने का। तो अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन यहां पर हमारे को परफॉर्म नहीं करना है। सिंपल सीपीएम और नोट्स देखेंगे तो उस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स के हो सकता है दिमाग में आया कि अरे इसमें तो डायग्राम प्रोबेबिलिटी का कुछ तो भी कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। अभी के नए सिलेबस के अंदर में पहले प्रोबेबिलिटी था, तुमने 5 यूनिट में देखा होगा, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन वहां पर था हमारा, जहां हमने डिसीजन थ्योरी किया था। डिसीजन थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर में स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी नोट्स के अंदर दी हुई है, लेकिन नए सिलेबस के अंदर में प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक ड्रॉप कर दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी हमारे को कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने को केवल जो टाइम एस्टिमेट्स हमारे जिस तरीके से सीपीएम में निकलते थे, वैसे ही टाइम एस्टिमेट्स निकाल करके हमारे को यहाँ पर पार्ट प्रॉब्लम के अंदर में कंप्लीट करना है। 13 से 14 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे को मिलेगा, तो अच्छी तरीके से तुम यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी तुम कर डालो,